Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today January 7 we will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure में हम लोग इन टॉपिक्स को करंट अफेयर्स MCQs के हेल्प से डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा वोल्केनोज के ऊपर। वोल्केनोज के डिफरेंट टाइप्स, अभी रिसेंट में जो वोल्केनो न्यूज़ में था, किस वजह से न्यूज़ में था वो भी हम चेक करेंगे। साथ ही साथ वोल्केनोज के डिफरेंट टाइप्स, उनसे रिलेटेड फीचर्स जानेंगे अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। The second topic would be related to a species which is mentioned in the news, blue whale. ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, ऐसे व्हेल्स के वेराइटीज, ऐसे व्हेल्स के डिफरेंट जो टाइप्स है ये हमेशा न्यूज़ में आते रहते हैं। हमें इनके फीचर्स मालूम होने चाहिए, क्या कंजर्वेशनल चैलेंज होता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, एक हम डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बड़ा लेथल डिजीज है जो कि व्हेल कम्युनिटी में व्हेल्स के बीच स्प्रेड हो रहा है, जो कि क्यूरेबल भी नहीं होता है। हम बात करेंगे कौन सा ये डिजीज है, कैसे इसको रोका जा सकता है। थर्ड वुड बी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक नया शिप समुद्र प्रताप इंडियन कोस्ट गार्ड में इंक्लूड हुआ है। इंडिजीनियस है। समुद्र प्रताप ना समुद्र में भारत के प्रताप को बढ़ाएगा, पर पता है कैसे? ये सर्वेलियंस के नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज किया जाएगा। फोर्थ टॉपिक होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI का। वाई? बिकॉज इन्होंने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। तो खैर लोगो का फीचर क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। MOSPI के बाकी टास्क भी देख लेंगे, बाकी वर्क्स भी देख लेंगे। फिफ्थ टॉपिक होगा ताज ट्रेपेजियम जोन। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। शाहजहां को मानने वाले लोगों के अकॉर्डिंग प्यार की निशानी। वैसे प्यार की निशानी इससे ज़्यादा दशरथ मांझी ने जो बनाया था वो ज़्यादा बेहतर है, पर ठीक है चलिए। एक अच्छी बिल्डिंग तो है, खूबसूरत इमारत है। उस खूबसूरत इमारत की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया था, जिससे कि स्पेशली आर्टिफिशियल रेन की वजह से, आर्टिफिशियल रेन बोल रहे हैं, एसिड रेन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से ताज जो कि व्हाइट मार्बल से बनाया गया है उसका कलर डिस्कलर ना हो। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। फिर कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन और आज के लिए नए प्रैक्टिस क्वेश्चन, यही आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा। पहले टॉपिक पर हम आए तो पहला टॉपिक वोल्केनो से रिलेटेड है। क्यों हम डिस्कस करें? सबसे पहले न्यूज की बात करें तो द हिंदू में हमें क्या मिला, दैट द साइंटिस्ट ऑब्टेन फर्स्ट 3D इमेज फ्रॉम इनसाइड मैक्सिकन वोल्केनो। अच्छा, यहां पे एक चीज देखो, ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि इससे पहले 3D इमेज था नहीं। ये पहली बार क्या हुआ कि मैक्सिकन वोल्केनो के अंदर का 3D इमेज निकाला गया कि अच्छा वोल्केनो का के अंदर का 3D इमेज क्या है। अब इससे पता है क्या होगा, इससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये वोल्केनो में इरप्शन कब कब हो सकता है, आसपास के लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इंपैक्ट होंगे, वगैरह वगैरह चीजें। चलिए पहला स्टेटमेंट, पहले के जो 2 स्टेटमेंट है ना वो सिंपली वोल्केनो से रिलेटेड है। फिर हम आएंगे इन हवाईयन वोल्केनो के ऊपर कि अच्छा यहाँ का वोल्केनो क्या है। पहला क्या बोल रहा है, दैट सीड वोल्केनो आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। एक्चुअली में देखो ये ना पहले के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं। और यहां से ना हम ये चीज समझेंगे कि वोल्केनो की हमें 2 वैरायटी पढ़नी है। कौन सी 2 वैरायटी? मेनली सील्ड वोल्केनो एंड कॉम्पोजिट वोल्केनो। ये दोनों मेनली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहीं से रिलेटेड हम अपना पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं। नोट्स मैंने आगे अटैच कर रखा है जो अभी तुम्हें दिखाया था। सील्ड वोल्केनो ये मोस्टली ना बेसाल्ट रॉक से बने होते हैं, जो कि लावा जिसको हम बुलाते हैं फ्लूइड फॉर्म में रहता है, फ्लूइड फॉर्म में इरप्ट होकर बाहर आता है। ये सील्ड वोल्केनो का फीचर हो गया, एकदम करेक्ट बात है ये। दूसरा होता है कंपोजिट वोल्केनो, विच ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शंस ड्यू टू विस्कस लावा। सील्ड वोल्केनो में फ्लूइड फॉर्म में लावा बाहर निकलते रहता है। कंपोजिट वोल्केनो के केस में अचानक विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है और फिर लावा बाहर निकल कर आता है। तो ये 2 मेन फीचर्स हो गए सील्ड एंड कंपोजिट के। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और अगर हम यहाँ आए, यहाँ पर ध्यान दो, तो सील्ड वोल्केनो में क्या होगा कि जो वोल्केनो है ना वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है या बेसाल्ट से बना हुआ है। On the other hand, the composite volcano, those volcanoes occur due to outbreaks of cooler and more viscous lava than the basalts, aka stratovolcano. ये सील्ड वोल्केनो या स्ट्रेटोवोल्केनो के कंपैरिजन में कंपोजिट वोल्केनो में अचानक से विस्फोट होता है और बाहर लावा निकल कर आता है कंपोजिट वोल्केनो के केस में। ओके, चलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हैं। थर्ड अब हम आते हैं हवाईयन वोल्केनो पे। द हवाईयन वोल्केनोज आर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कंपोजिट वोल्केनो। एक्चुअली नॉट, हवाईयन वोल्केनो जो है ना ये कंपोजिट वोल्केनो की नहीं, सील्ड वोल्केनो के एग्जांपल हैं मेनली। 4 बैरन आइलैंड, तो थर्ड हमारा रॉन्ग हो चुका है। 4 बैरन आइलैंड इन निकोबार इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। अगेन रॉन्ग, बैरन आइलैंड इज नॉट द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। और क्या ये निकोबार में है? बैरन आइलैंड कहां पर पड़ता है? अंडमान आइलैंड्स में, ठीक है। और बैरन के अलावा एक और चीज देखो, बरातांग आइलैंड अंडमान आइलैंड में, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। तो बैरन, बरातांग ये दोनों मेन एक्टिव वोल्केनो हो गए हमारे।
राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस नार्को डैम एंड डेक्कन प्लेट्यू में भी पहले हमें वोल्केनोज मिलते थे। जैसे नार्को डैम की बात करें तो ये बड़ा पुराना हो गया, राइट, स्ट्रेटो वोल्केनो का टाइप था, वही सील्ड वोल्केनो का। और डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो काफ़ी पहले, लगभग 25 मिलियन ईयर्स पहले प्रेजेंट था सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट में, बहुत पहले। ठीक है, अब हम आंसर ढूंढना था, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट 3 और 4 थे, क्या होगा जी, डी आंसर। करेक्ट ढूंढना होता तो 1 और 2 चूज करते हैं। अब हम अपने हवाईयन वोल्केनो पर आ जाते हैं, तो मैक्सिको में ये जो वोल्केनो हमें मिला है ये स्ट्रेटो वोल्केनो सील्ड वोल्केनो का टाइप है। बाकी बात करें मेजर वोल्केनो का, कि मेजर वोल्केनो जो हमें मिलते हैं वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट में रिंग ऑफ फायर जोन में मिलते हैं। रिंग ऑफ फायर हैज बीन डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ टाइम, कई बार मैंने प्री सिक्योर में रिंग ऑफ फायर को स्पेसिफिकली डिस्कस किया है। इसके अलावा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये बेल्ट भी एंशिएंट वोल्केनिक रॉक्स के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले वोल्केनो अब धीरे धीरे सुस्त पड़ने लग गए हैं, ठंडे पड़ने लग गए हैं। देन एक थर्ड रीजन हमें मिलता है मिड अटलांटिक बेल्ट का, यहाँ पर भी हमें वोल्केनोज की कुछ वेराइटीज मिलती है। वोल्केनोज की वेराइटीज की बात करें तो सील्ड एंड कंपोजिट हमने डिस्कस कर लिया है। एक और टाइप कौन सी होगी, कैल्डेरा। कैल्डेरा कंपोजिट वोल्केनो से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव माना जाता है, द मोस्ट एक्सप्लोसिव, मतलब कंपोजिट से भी एक स्टेप आगे, कौन सा, कैल्डेरा। Then flood basalt province, these volcanoes discharge fluid lava that easily travel long distances। मतलब यहाँ पर क्या होता है इन वोल्केनो के टाइप्स में, यहाँ पे लावा काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, मतलब ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होगा। मिड ओसेनिस रिज वोल्केनोज भी मिलते हैं विच मोस्टली इरप्ट इन ओसेनिक एरियाज, ये ओसेनिक एरियाज में ही इरप्ट होते हैं। इसके वजह से कई बार ओसेनिक एरियाज में नए बेसाल्टिक रॉक्स का भी फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे आपको हिलॉक्स दिख सकते हैं मिड ओसेनिक रीजन्स में। ठीक है, तो ये वेराइटीज याद रखिएगा। कैल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोसिव है। सील्ड एंड कंपोजिट के केस में मोस्टली हमें सील्ड वोल्केनो इंडिया वाले रीजन में भी मिलते हैं, यहां पर हम उसको देख चुके हैं, राइट। चलिए सेकंड पर आते हैं, ब्लू व्हेल। अब ब्लू व्हेल क्यों डिस्कस हो रहा है, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस में क्या कवर किया गया, दैट साइंटिस्ट यूज ड्रोन्स टू फाइंड द डेंजरस वायरस, मतलब वायरस बॉर्न डिजीज है अमंग द वेल्स इन द आर्कटिक रीजन, है ना। यहाँ पे वेल्स में इनको एक बड़ा डेंजरस वेराइटी मिला वायरस का, जिससे कि ये अफेक्ट हो रहे हैं। चलिए आते हैं, और बाकी हम इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को देखें तो टिपिकली साइंटिस्ट कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम वाइल्ड वेल्स बाय गेटिंग क्लोज टू देम इन अ बोट एंड टेकिंग स्किन बायोप्सिस बाय शूटिंग अ डार्क गन विच लीव्स ए स्मॉल वुंड ऑन द एनिमल्स, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सैंपल्स कम फ्रॉम वेल्स दैट आर डेड। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक्चुअली यहाँ पर ना मोस्ट ऑफ द सैंपल्स जो होते हैं वो डेड वेल से निकाले जाते हैं, पर यहाँ पे डेड वेल्स ही नहीं, यहाँ पे ड्रोन्स को यूज करके और ड्रोन से एक गन को फायर करके फिर सैंपल निकाला गया है। ठीक है, जो पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ये हम्प बैक वेल की पिक्चर देख रहे हो, ये हम्प बैक वेल की पिक्चर है। अच्छा, ये पहला स्टेटमेंट ब्लू व्हेल से रिलेटेड, इट इज द लार्जेस्ट एनिमल नोन टू हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ, करेक्ट है। इट इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN लिस्ट, ये एक सिंपल सा फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि ब्लू व्हेल से रिलेटेड ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्लू व्हेल कौन से कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। अब जरा यहाँ पर ना बाकी वेल्स की भी आप IUCN स्टेटस देख लो, ये हमने यहाँ क्लासीफाई कर रखा है, ब्लू व्हेल इंडेंजर्ड, स्पर्म व्हेल वल्नरेबल, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इंडेंजर्ड, राइट, एंड इंडस रिवर डॉल्फिन इंडेंजर्ड। वेल के साथ साथ यहाँ पर हमने डॉल्फिन भी अटैच कर दिया। डॉल्फिन इसलिए अटैच कर दिया क्योंकि वेल तो न्यूज में रहा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट गैंगेटिक डॉल्फिन, यहाँ वेल तो नहीं मिलेंगे आपको गंगा ब्रह्मपुत्र वाले रिवर में, बट डॉल्फिन्स प्रेजेंट रहती हैं, कई बार यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ने पूछा है, इसलिए रिवाइज करते रहो। ब्लू वेल इंडेंजर्ड रहेगा और स्पर्म वेल जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में रहता है, डॉल्फिन हमारी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट था। दूसरा क्या था, ब्लू व्हेल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशंस, दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन दिस रीजन, ये सिर्फ ना एक्सक्लूसिवली इस रीजन में नहीं मिलते हैं, इस रीजन के अलावा बाकी रीजन में भी मिलते हैं। 1 और 2 ही यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ आर्कटिक ओशन का मैप है, यू कैन चेक द मैप, एक बार मैप स्टडी भी आप कर लेना। अब हम आते हैं अपने इस डिजीज के ऊपर। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, दैट दिस डिजीज, ये जो डिजीज है जिसका नाम है सेटासेन मोरबीली वायरस। सेटासेन मोरबीली वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है विच स्प्रेड अमंग द मरीन मैमल्स। अब अभी ये जो डिजीज है ये वेल्स में देखी गई है, ब्लू वेल्स में या बाकी वेल्स में देखी गई है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ये वेल्स तक ही रहेगी, ये वेल्स से धीरे धीरे बाकी जो मैमल्स हैं ना वहाँ भी स्प्रेड हो सकती है। दिस वायरस आर एनवेलप्ड नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, ये RNA वायरस यहाँ पर इन वायरस में आपको मिलेंगे, ये फीचर्स यहाँ मिलेंगे। इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस एंड स्प्रेड बाय द रेस्पिरेटरी रूट एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब सिंस सारे मैमल्स एक साथ एक ही वाटर बॉडी शेयर करेंगे तो वहाँ पर ना स्प्रेड होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
and then the virus is shed by infected animals in ocular and respiratory secretions, urine, feces and slurred skin. इन मटेरियल्स के थ्रू भी या इन मीडियम्स के थ्रू भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है. It impacts the respiratory and neurological systems of the marine mammals and can lead to mass stranding and death. ऐसा इसलिए क्योंकि इसको लेकर ना अभी कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. जब ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव केयर अवेलेबल है, और ऊपर से बात ऐसी होती है, चाहे वेल्स की बात करें या सपोज मान लो अगर ये डॉल्फिन्स में मिलने लगे या बाकी मैमल्स में मिलने लगे, तो आपने इनको ट्रैक नहीं कर पाओगे कि ये बस इसी जोन में कन्फाइंड है, क्योंकि ओशन काफ़ी लार्ज होते हैं, ये कोई पॉन्ड तो है नहीं. उस केस में ये डेडली वायरस लेकर ये जो स्पीसीज है ना, ये एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेवल करेंगे, वहाँ पर वायरस को अपने रेस्पिरेटरी मीडियम के थ्रू, स्किन के थ्रू, यूरिन फेसेस के थ्रू ऐसे धीरे धीरे स्प्रेड करते जाएंगे, तो काफ़ी लिथल हो सकता है हमारे मरीन एक्वेटिक सिस्टम के लिए. सेटासिन्स की बात करें, जहां तक ये सेटासिन टर्म यूज किया गया था, तो द सेटासिन्स आर द एक्वेटिक मैमल्स इंक्लूडिंग वेल्स एंड डॉल्फिन्स. डॉल्फिन्स का भी आईयूसीएन स्टेटस हमने देख लिया, वेल्स का भी देख लिया, राइट. सेटासिन्स आर इंटायरली कार्निवोरस एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड ओशन. सेटासिन्स इंटायरली कार्निवोरस होते हैं, वर्ल्ड ओशंस में यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. चलिए अब ब्लू व्हेल की बात कर लें, तो ब्लू व्हेल इज फाउंड इन मेजर ओशंस वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट द आर्कटिक ओशन. हालांकि आर्कटिक ओशंस में ये यूजुअली नहीं मिलते हैं, बट ट्रेवल करते हुए आर्कटिक ओशन तक कुछ ब्लू व्हेल की स्पीसीज पाई जाती हैं, एंड उनमें ये डेडली वायरस भी मिला था. यूजुअली ये बाकी वर्ल्ड के ओशंस में मिलेंगे, राइट. आर्कटिक ओशंस में यूजुअली नहीं मिलते हैं. कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, सदर्न ओशन में, अराउंड अंटार्कटिका, इंडियन ओशन में. इंडियन ओशन में एक इनकी स्पीसीज भी मिलती है, सब स्पीसीज, जिनको हम पिग्मी ब्लू व्हेल बुलाते हैं, ब्लू व्हेल के सब स्पीसीज, एंड सदर्न पैसिफिक ओशंस में. इन रीजन्स में यूजुअली ब्लू व्हेल्स मिलते हैं. आर्कटिक रीजन में मिलना ये एक चेंज है, ये चेंज दिखाता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक ओशन का टेम्परेचर लेवल राइज होना, राइट, या व्हेल्स का एक रीजन से ट्रेवल करते हुए दूसरे रीजन तक पहुंचना, ये सारी चीज़ें. चलिए थर्ड पे आते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप की. आप यहाँ पे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को देख सकते हैं, जिन्होंने हैंड ओवर किया इंडियन कोस्ट गार्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल. एक चीज याद रखिए, जब भी हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सर्वेलियंस की. यहाँ पे समुद्र प्रताप सर्वेलियंस के लिए नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि मेरीन हेल्थ मेंटेन करके रखना, एक्वेटिक सिस्टम का हेल्थ मेंटेन करके रखना इज वेरी मच नेसेसरी. सो पहला स्टेटमेंट, इट इज द फर्स्ट एवर इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट. यस, इट इज करेक्ट. ये पहला इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है, ये भी याद रखिए. इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है. 60% तक इसमें जो कंटेंट मटेरियल यूज किया गया है ना, वो इंडिया का है, 60% तक. ठीक है. दूसरा, द वेसल इज इक्विप्ड बाय अ डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम टू मेंटेन अ प्रिसाइज पोजिशन ड्यूरिंग ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स ऑपरेशंस. यस, ऐसे कई अप टू डेट टेक्नोलॉजीज इसमें अप्लाई की गई हैं कि सपोज अगर किसी रीजन में ऑयल स्पिल होता है, तो प्रिसाइजली उस लोकेशन तक पहुंचकर बाय यूजिंग द डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम ऑयल स्पिल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा, टैंक्स के थ्रू या बाकी मेजर्स के थ्रू. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है फिलहाल के लिए. ठीक है. अब समुद्र प्रताप की बात कर लें, तो समुद्र प्रताप पहला फुली फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल हो गया, राइट. कैसे ये वर्क करेगा? तो यहाँ पे कंटेनमेंट फैसिलिटी होती है. कंटेनमेंट फैसिलिटी मीन साइड स्वीपिंग आर्म्स लगे रहते हैं, मतलब सपोज ऐसे झाड़ू की तरह है ना, झाड़ू या वो ब्रश होते हैं ना, वैसे आर्म्स रहेंगे जो ऐसे फ्लॉट करने वाले ऑयल स्पिल्स को समेट लेने का काम करेंगे. इट हैज़ हाई कैपेसिटी स्कीमर्स टू रिमूव ऑयल फ्रॉम द वाटर सर्फेस. स्कीमर्स होंगे, स्कीमर्स ने यूजुअली शेफ्स यूज करते हैं होटल्स में, जब वो खाना बनाते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है किसी सब्जी में, किसी करी में, तो वहाँ से स्कीमर्स के थ्रू एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव किया जाता है, वो लगा रहेगा. साथ ही साथ स्टोरेज फैसिलिटी भी होगी कि पॉल्यूटेंट्स को स्टोर करके अपने शिप में रख लिया और बाहर जाके कहीं सेफली उसको डिस्पोज कर दिया. तो ये सारे अप टू डेट फीचर्स यहाँ पर हैं समुद्र प्रताप वाले हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल में. वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटी की बात करें तो मेनली दो ट्रीटी न्यूज में रहती है, एक है यूनक्लॉस और दूसरा है मार्पोल कन्वेंशन. बाय यूजिंग दिस कन्वेंशन डिफरेंट नेशंस अमंग द वर्ल्ड दे कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन. हम इन्हें डिटेल में भी कभी डिस्कस करेंगे, आज बस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल की बात हो रही थी. समुद्र प्रताप मेनली वाटर पॉल्यूशन को ही कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है, उसी के लिए बनाया गया है. फोर्थ, the new logo of Ministry of Statistics and Program Implementation has been shared with the public. इसको शेयर किया गया है. चलिए हम देखते हैं कि क्या है ये हमारा न्यू लोगो. न्यू लोगो की बात करें तो देखो यहाँ तुम लोगो देख सकते हो, ये देखो नया लोगो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नया लोगो कुछ ऐसा दिख रहा है. यहाँ पर बीच में अशोक चक्र है. ठीक है. चलिए अब पहले स्टेटमेंट पर आते हैं. द लोगो सिंबलाइजेज द आइडिया ऑफ डाटा फॉर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट थ्रू डाटा। एक आइडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, तो बिना डेटा के ना कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टडी पॉसिबल नहीं हो पाती है। एंड दैट्स वाई द लोगो इज सिंबलाइजिंग कि डाटा जो है वो डेवलपमेंट के लिए है, और डेवलपमेंट कैसे होगा, इसी डाटा का प्रोसेसिंग करके। तो ये जो स्लोगन बनाया गया है ना, ये स्लोगन उसी चीज को बता रहा है कि वी विल यूज द डाटा फॉर डेवलपमेंट एंड थ्रू दैट डाटा डेवलपमेंट वुड बी पॉसिबल इन इंडिया। MOSPI अपने इन्हीं डाटा को यूज करके भारत के डेवलपमेंट का काम करेगा। पहला करेक्ट। दूसरा, it integrates elements representing official statistics, monitoring of flagship programs and evidence based policy making। obviously ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में इंक्लूडेड होती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा ड्रिवन गवर्नेंस। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी इंडिया के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसको डिजिटाइज करना, डाटा ड्रिवन गवर्नेंस की तरफ ले जाना, ये हमारा एक और पर्पस है जो कि शोकेस हो रहा है। ये किसी भी, सिर्फ हम MOSPI के लोगों की बात नहीं करेंगे, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों में, वर्क में ये सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी। तीन के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है गाइज। चलिए अब हम MOSPI पर आते हैं, उसके लोगों की बात कर ली। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1999 में किया गया था बाय मर्जिंग द टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स। दो डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन दोनों को मर्ज किया गया और 2019 में भारत सरकार ने क्या बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एम क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन सर्वेज एंड इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी इन इंडियाज स्टैटिस्टिकल सिस्टम। कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, सर्वेज करवाए जाएं जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करे, और वो सर्वे लोगों के लिए ओपन हो, सो दैट ट्रांसपेरेंसी बने डाटा कलेक्शन में, ताकि पब्लिक को भी भरोसा है कि जो डाटा गवर्नमेंट आपके लिए, आपके साथ शेयर करती है, वो डाटा जेन्युइन ऑथेंटिक है या नहीं है। रिपोर्ट्स या इंडिसेस की बात करें तो MOSPI GDP, IIP एंड CPI इनको रिलीज करने का काम करता है। GDP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन तीनों के बारे में हम इकोनॉमिक्स के क्लासेस में भी पढ़ते हैं। अभी बस हम बात कर रहे थे कि MOSPI इन तीनों डाटा को या इन तीनों इंडिसेस को रिलीज करने का काम करेगा। बाकी लोगों की बात करें, लोगो यहाँ पर आपके साथ हमने पहले ही लोगों के फीचर्स डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पे अशोक चक्र को यूज किया गया है, रूपी सिंबल को यूज किया गया है लोगो बनाने के लिए, न्यूमेरिकल एलिमेंट्स एंड ग्रोथ यूज किए गए हैं लोगों के लिए, राइट, एंड कलर पैलेट्स, डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं। नो नीड टू नेसेसरी ऑल द कलर्स एंड देयर रेलेवेंस, जस्ट कीप इन माइंड दैट द लोगो इज सिंबलाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, द लोगो इज सिंबलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल गवर्नेंस एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी वेयर द पब्लिक कैन बिकम पार्ट ऑफ डाटा कलेक्शन एंड स्टडी ओवर द डाटा। ठीक है, इन सारे चीज को शोकेस करने का काम हमारा ये लोगो कर रहा है। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे ताज ट्रेपेजियम जोन पर। ताज ट्रेपेजियम जोन अब अगेन फिर से न्यूज में रहा, क्यों? क्योंकि NGT ने क्या बोला, NGT बाकी वैसे कैसी बॉडी है हम आज ये भी डिस्कस कर लेंगे। NGT डायरेक्ट्स टू इशू नोटिस टू सेंटर एंड यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि ताजमहल कहाँ है, आगरा में, ऑन वायलेशंस नियर ताजमहल। NGT ने उत्तर प्रदेश की सरकार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया कि भैया ताजमहल के आसपास जो हमने ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया था जिससे कि ताजमहल पॉल्यूशन के वजह से अफेक्ट ना हो, आप तो उसको वायलेट कर रहे हो, देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं पहले स्टेटमेंट पर। द ताज ट्रेपेजियम जोन इज ए इको सेंसिटिव जोन एरिया क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द ताजमहल फ्रॉम एयर एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कहीं भी इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से करेक्ट स्टेटमेंट है। Second, the legal basis of TTG originates from the Supreme Court judgment in MC Mehta versus Union of India case। ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है कि ताज ट्रेपेजियम जोन, जो कि ताजमहल को एयर एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से बचाने के लिए बनाया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक जजमेंट MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से आया था। करेक्ट है। ट्री फेलिंग इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन द एंटायर ताज ट्रेपेजियम जोन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैसे ट्री फेलिंग को कंट्रोल किया जाता है, पर कंप्लीटली प्रोहिबिट करना, हर सर्कमस्टांसेस में रोक देना, ये ना सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि मान लीजिए ताजमहल से कुछ दूर पर ताज ट्रेपेजियम जोन से ही अगर रेलवे ट्रैक पास हो रहा है, वहाँ से गवर्नमेंट एक्सप्रेस वे बना रही है, तो वहाँ पर क्या ट्री को नहीं कट किया जाएगा, ट्री को रिलोकेट नहीं किया जाएगा? उस केस में थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिक हमें रॉन्ग मिल जाएगा। करेक्ट ढूंढना है, आंसर क्या? 1 and 2 ओनली। ठीक है, चलिए ताज ट्रेपेजियम जोन 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का ये ताज ट्रेपेजियम जोन विच स्पेन्स द सिटी ऑफ आगरा एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान कवरिंग 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक तो ताजमहल हो गया ही, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के भी कुछ हिस्से इस ताज ट्रेपेजियम जोन में कवर किए गए, क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन होता है ना, वो सिर्फ रीजन स्पेसिफिक नहीं होता है। अगर ताजमहल से थोड़ी दूर राजस्थान वाले रीजन में भी, आगरा से थोड़ी दूर राजस्थान वाले रीजन में भी अगर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो वो पॉल्यूटेंट फ्लोट होते हुए ताजमहल के पास आएंगे और एसिड रेन से फिर ताजमहल को नुकसान होगा। ये डिसीजन लिया गया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जहाँ से ताज ट्रेपेजियम जोन डिसाइड किया गया। डिसाइड किया गया कि किसी भी टाइप की इंडस्ट्री जो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को यूज करेगी, स्ट्रिक्टली दे नीड टू कट इट, और उनको क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्लीनर फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ कोल और कोक, राइट। अगेन ट्री फेलिंग एज पर द 2015 ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट ट्री फेलिंग इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द ताजमहल विदाउट प्रायर परमिशन, कि ताजमहल के 5 किलोमीटर के रेडियस में ट्री फेलिंग स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है विदाउट प्रायर परमिशन। परमिशन लेने के बाद अगर रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा है, एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, और अगर जरूरत पड़ी काटने की तो काटना पड़ेगा, पर परमिशन के बाद, ठीक है। इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ था, क्योंकि किसी भी कंडीशन में नहीं कट करना यहाँ पर लिखा हुआ था, राइट। एनजीटी की जहां तक बात करें तो खैर एनजीटी ने अभी ये नोटिस दिया, तो एनजीटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से बनाया गया था फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैटर्स के स्पीडी डिस्पोजल, स्पीड या सही टाइम पर, कम टाइम पर ही इससे रिलेटेड डिसीजंस लाने के लिए एनजीटी का फॉर्मेशन किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बाकी जोनल ब्रांचेस भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में मिलते हैं। एनजीटी को मैंने पहले भी प्री सिक्योर में डिस्कस किया है, आज एक बार फिर से आया तो आप इसे रिवाइज कर लीजिए। इट इन्फोर्स compliance with environmental laws such as Environmental Protection Act, Air Act and others, but Wildlife Protection Act, India Forest Act and Forest Right Acts ये ना एनजीटी के अंदर नहीं आता है। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई मेजर्स या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड मेजर्स एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड मेजर्स एनजीटी के पास नहीं जाएंगे, वो या तो स्टेट हाई कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, या बाकी जुडिशियल बॉडीज के पास। नाउ दिस इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर क्रिटिसाइजिंग दैट एनजीटी अगर इन चीज़ों में यूज नहीं होगा तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विदाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विदाउट फॉरेस्ट एक्ट प्रोटेक्शन के सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसी एनजीटी के जजमेंट के लिए हमने यहाँ पे वर्धमान कौशिक केस को भी यूज किया है, ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्या बोला था एनजीटी ने, दैट 10-year व्हीकल बैन एंड 15-year पेट्रोल व्हीकल बैन इन दिल्ली एनसीआर टू कर्ब एयर पॉल्यूशन। एनजीटी ने वर्धमान कौशिक केस 2014-15 में डिसीजन लिया कि डीजल व्हीकल जो कि 10 साल पुराना है एंड पेट्रोल व्हीकल जो 15 साल पुराना है वो दिल्ली एनसीआर में नहीं एंटर करेगा एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। चलिए, इसके मेजर्स कुछ खास एप्लीकेबल हुए नहीं, पर फिर भी आप वर्धमान कौशिक केस एनजीटी के जजमेंट को याद रखिएगा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था ड्रिंकिंग वाटर में पॉल्यूटेंट्स को लेकर। आज भी डीसीए लाइव सेक्शन में मैंने अर्बन रीजन्स में किस तरह से पॉल्यूटेंट प्रेजेंट रहते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है, वो डिस्कस किया था। ये यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा था। फोकट का सवाल है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोकट का हमारे लिए नहीं, पॉलिटिशियंस के लिए होता है। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स यूजुअली इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं? आर्सेनिक, बिल्कुल, इंडिया के नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके साउथ हर जगह आपको आर्सेनिक मिलेगा। सॉर्बिटोल, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग। सॉर्बिटोल एक्चुअली देखो क्या होता है ना, ये ना सिरप में यूज किया जाता है, शुगर सिरप में यूज किया जाता है, कप सिरप में यूज किया जाता है। बाकी आपको जैसे जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में सॉर्बिटोल यूज किया जाएगा। ये ना प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, राइट। सो सॉर्बिटोल इज नॉट एक्चुअली ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जब कभी आप कभी कोई कोल्ड ड्रिंक पियो ना, वैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते होगे तो अच्छी बात है, या कोई भी ऐसा ड्रिंक पीते हो तो आप ना उसके कंपोजिशन भी कभी कभी पढ़ लिया कीजिए, उससे भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। सॉर्बिटोल लिखा रहता है कई ऐसे पेय पदार्थ के बॉटल पे। थर्ड, फ्लोराइड, यस, फ्लोराइड इज अ कॉन्टेमिनेंट, पॉल्यूटेंट होता है। फॉर्मल्डिहाइड, अगेन फॉर्मल्डिहाइड जो है ना गाइज, ये पॉल्यूटेंट तो है, बट ये ना यूजुअली इंडिया के पूरे डिफरेंट पार्ट्स में यूजुअली नहीं मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड उस केसेस में मिलते हैं जब पास में कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से फॉर्मल्डिहाइड लीक हो रहा है, तब जाके फॉर्मल्डिहाइड का प्रेजेंस मिलता है। अदरवाइज यूजुअली फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट फाउंड एज कॉमन पॉल्यूटेंट अक्रॉस इंडिया, इसलिए 4 रॉन्ग है। यूरेनियम, यस, यूरेनियम के ट्रेसेस इंडिया के कुछ पार्ट्स में मिले हैं, सो यूरेनियम को भी एक कॉमन पॉल्यूटेंट में काउंट किया जाता है। आंसर हमारा क्या होगा? 1, 3 एंड 5 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये था पैक्स सिलिका इनिशिएटिव से रिलेटेड। डोनाल्ड ट्रंप साहब पैक्स सिलिका की बात कर रहे थे। पैक्स सिलिका, तो पैक्स सिलिका ना 9 मेंबर नेशंस का एक ग्रुप है जिसमें यूएसए है, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, यूके है, नीदरलैंड है, इसराइल है, यूएई है एंड ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया नहीं है, तो वही सही स्टेटमेंट है। इंडिया इज नॉट अमंग द गेस्ट्स
with the other 9 members, they are the part of Pax Silica. Correct? दूसरा, it is a US-led strategic initiative to build a secure, prosperous and innovation-driven silicon supply chain. अब देखो ये सब कहने की बात है, ये लाइक माइंडेड नेशन एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि सिलिकॉन सप्लाई चेन जिसका कंट्रोल रहेगा वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकेगा, और सेमीकंडक्टर्स आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग जनरेशन एज वेल एज द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज जहां पर हम सिलिकॉन्स को सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं। और ये यूएस लेड इनिशिएटिव है पैक्स सिलिका, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। आंसर क्या होगा? सी। आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है, जो कि क्वेश्चन किससे लिया मैंने, कौन से सब्जेक्ट से? इकोनॉमिक्स से। हर सब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे पीवाईक्यू से भी, ताकि वो भी आपका रिवाइज होते रहे। आप पढ़िएगा डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी के बारे में और फिर इसका आंसर कीजिएगा। एक और चीज़ गाइज, जब मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए देता हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सिर्फ आंसर ढूंढ कर आंसर नहीं करो, एक्चुअली मैं टॉपिक के बारे में पढ़ो तब आंसर किया करो। ठीक है, आई होप कि तुम लोग यही कर रहे होगे, इतनी ईमानदारी आपसे एक्सपेक्टेड है। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 2021 के ही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से है, ये ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। तो एक इकोनॉमिक्स रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, दूसरा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट रिलेटेड। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, इन्हें अटेम्प्ट कीजिए। कल हम लोग फिर प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जय हिंद।